बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज़ अबाउट द लेटेस्ट वाइब्रेशन और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ये देखना चाहते हैं कि एटम्स सॉलिड मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर वाइब्रेट करने की सलाहियत मौजूद होती है, तो किस तरह से वो वाइब्रेट करते हैं। तो उनकी वाइब्रेशन को स्टडी करने के लिए हमें जिस पैरामीटर की ज़रूरत होती है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, हम बेसिकली ये अंदाज़ा करना चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन उस एटम की कितनी है जो कि उस लैटिस के अंदर मौजूद है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो मौजूद है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये एनालिसिस करने के लिए हमने क्लासिकल थ्योरी की मदद ली थी। कल लास्ट हम लोग कर रहे थे, कुछ अजम्पशंस हम लोगों ने कर ली थी। हमने ये कहा था कि एटम्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं और ये जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन अपनी इलास्टिक लिमिट के रेंज के अंदर हैं, उससे बाहर नहीं है, वरना तो बॉन्डिंग इनकी ब्रेक हो जाए और फिर वो वाइब्रेट करना खत्म हो जाए। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, तो अब हमें करना पड़ेगा सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशन को। तो हमने क्लासिकल तरीक़ाकार इख्तियार किया, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो तरीका होता है, और वो तरीका क्या था? वो तरीका ये कि हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। एक एटम ले लिया जिसको हमने nth एटम का नाम दिया और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी लिखी। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन अमूमन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। सिंपल-सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हम उसके लिए जो है ना रिवर्स प्रोसेस इख्तियार करते हैं। हम कोई सा भी आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन इसके अंदर पुट अप कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर ये सैटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन तो फिर हम अज़्यूम कर लेते हैं कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हम उल्टा ही जा रहे हैं। हमें पता है कि एटम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और जब एटम वाइब्रेट करता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसके लिए हम जो है वो सॉल्यूशन लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है? और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने सपोज़ कर लिया है कि ये जो है क्या चीज़ है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो nth पोज़ीशन के ऊपर जो एटम रखा होगा उस यहाँ पर हम n लगा देंगे और अगर n+1 नेथ पोज़ीशन पे रखा हुआ होगा तो n+1 लगा देंगे, n-1 लगा देंगे एंड सो ऑन। ठीक है? और इसमें हमने इसकी वेलोसिटी भी निकाली। एक दफ़ा डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है ये वेलोसिटी है, 2 दफ़ा डॉट लगा हुआ है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है, ये हमने फाइंड आउट कर ली। ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाली हैं xn, x_n और ये दोनों, इनकी वैल्यूज़ को हमने कर दिया पुट जनाब इधर। इधर पुट अप करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास फाइनली जो चीज़ें कैंसल आउट हो रही थी वो कैंसल आउट हो गई और इसके बाद ये इक्वेशन आ गई। फिर इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप इस्तेमाल करके हम आगे पहुँच गए थे यहाँ तक, और हमें ये पता चल गया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें मिल गया है। ठीक है? व्हिच इज़ दिस। ये हमारी डेरिवेशन यहाँ पर स्टॉप हुई थी। अच्छा, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी लेक्चर। ये जो इक्वेशन मेरे पास हासिल हुई है इसको हम डिस्पर्जन रिलेशन भी कहते हैं। डिस्पर्जन रिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड क्यू। और ये क्यू आप लोगों को पता है कि क्यू को मैंने बेसिकली क्यू क्या चीज़ है? क्यू जो है वो वेव नंबर है और यहाँ पर मैंने इसको क्यू लिख दिया है, लेकिन अमूमन क्यू को हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। के इज़ द वेव नंबर व्हिच इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ओके? तो रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड के, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है ना डिस्पर्जन रिलेशनशिप कहलाती है, जो कि ओमेगा और के दरमियान हो। क्यू इज़ के, बेसिकली के इज़ द वेव नंबर व्हिच इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है? और अगर हम यहाँ से देखें तो मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि ये जो ओमेगा है ये क्या चीज़ है? ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है एटम्स की, और एटम्स जो हैं वो हमारे पास सारे के सारे एक ही जैसे हैं, उनका मास सबका सेम है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो क्या हो सकती है? सेम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स। ठीक है? लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चला कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये चेंज हो रही है किसके साथ-साथ? वेव नंबर के साथ-साथ।
ये वेव नंबर है, और ये तो एक कोई कांस्टेंट फैक्टर आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है, और साइन क्यू ए बाय 2, और ये जो है ओमेगा मैक्सिमम मेरा किसके बराबर है, ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू 4k बाय m। ये जो है k इलास्टिक कांस्टेंट है, इसको मैंने k से रिप्रेजेंट किया था, तो ये कैपिटल k अलग है, ठीक है, और ये वाला k जो है ये वेव नंबर वाला k है, जिसको मैंने अब यहाँ पर q कर दिया है, तो ये अलग है। तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया, ये बन गया। तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि ओमेगा जो है यानी कि एटम की जो फ्रीक्वेंसी है वो फंक्शन है साइन का, या वो फंक्शन है किसका, k का। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि साइन जो है वो क्या चीज होती है, साइन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, साइन फंक्शन जो होता है वो ऐसा फंक्शन होता है कि वो मैक्सिमम होता है, फिर दोबारा मिनिमम हो जाता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम हो जाता है, यानी कि वो प्लस माइनस वन से ज्यादा बढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला नंबर भी या तो हमेशा प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। अगर प्लस वन होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या आ जाएगी, प्लस, ठीक है। अच्छा, प्लस यानी एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी विच इज दिस वन। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम नेगेटिव वाले पार्ट को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम Q को हम बढ़ाते चले जाएंगे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर k रख लूँ, सॉरी q रख लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ओमेगा रख लूँ, तो ये साइन का फंक्शन मेरा बनेगा, और साइन का फंक्शन जो है वो आपको पता है कि किस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना वो इसका मॉड लूंगी। मॉड क्यों लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये मेरा जो फंक्शन है ये इस तरह से बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव, ओके, नीचे की तरफ ये नहीं जाएगा। ये लॉजिक है, ठीक है, लॉजिकली मैंने इसको ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये जो Q है, Q जो है वो मेरा हो रहा है 0, और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी है ये 0 से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ से बराबर है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना मेरी, ये है W max विच इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम की, जो सिस्टम हम अभी पढ़ रहे हैं, एक मोनोएटॉमिक सिस्टम, इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि अब ये एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं, ये हमें पता चल गया, दिस इज, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 से लेके W मैक्सिमम, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं जो एक ही जैसे हैं, जिनका मास एक ही जैसा है, सेम एटम्स रखे हुए हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वन डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उनकी जो वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, तो मुझे पता चल गया कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो इसी रेंज के अंदर होंगी, 0 से लेके W मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन कि सेम एटम्स कैन वाइब्रेट with different frequencies, ठीक है। कैसे वाइब्रेट करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, हमें ये पता है कि अगर ये Q है, Q का मतलब है K का मतलब है 2 पाई बाय लैम्डा, इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उनकी। अगर ये वेवलेंथ है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी, अगर ये वेवलेंथ है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी, अगर ये वाली वेवलेंथ है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद वेवलेंथ अगर चेंज भी होती चली जाए तो फिर क्या होगा, हमें सेम सेम फ्रीक्वेंसीज मिलती चली जाएंगी। ये वाली वेवलेंथ अगर मैं रखूंगी फिर दोबारा से वही फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये एक खास रीजन ऐसा है जिसके अंदर हमें सारी फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। आगे हम वेवलेंथ बढ़ाते भी जाएं तो वो फ्रीक्वेंसीज रिपीट होती चली जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ इसी रीजन को कंसीडर कर लेते हैं, और इस रीजन को हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन।
फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। और फर्स्ट ब्रिलियंट जोन अब किस तरह से हमें पता चलेगा? हमें ये बात मालूम है कि ये जो फंक्शन है साइन का, ये कब हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को 0 बनाना है, ठीक है? हमें फ्रीक्वेंसी को 0 बनाना है, तो ये 0 कब होगा? डेफिनेटली जब ये वाला फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं 0 बनाती हूँ। साइन क्यू ए बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होगा? जब ये चीज मेरी 0 हो जाएगी, यानी कि के मेरा जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये साइन का फंक्शन कब 0 होगा? जब ये ए तो लैटिस कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। जब ये वेव नंबर 0 होगा, यानी कि वेव नंबर का मतलब है कि के 0 होगा। के 0 होने का मतलब है कि ये वेवलेंथ जो है वो मेरी इनफाइनाइट होगी, यानी बहुत बड़ी वेवलेंथ जो है वो गुजर रही है अभी, यानी कि एटम जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि उनकी वेवलेंथ जो है भी बहुत ज्यादा है एटम्स की। तो उस कंडीशन में मेरा जो फंक्शन है साइन का वो 0 होगा। ये मैंने जब साइन का फंक्शन यहाँ पर 0 कर दिया, तो उस वक्त मैंने देखा कि मेरा ओमेगा भी जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो वेवलेंथ जब बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी वेवलेंथ गुजारना चाहते हैं, तो एटम्स बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। अच्छा, दूसरा अब ये कि ये जो फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन इस जगह पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने का मतलब है कि दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये साइन क्यू ए बाय 2 शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी चीज जो है पाई बाय 2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है? पाई बाय 2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरा जो Q है वो किसके बराबर होना चाहिए? पाई बाय ए के बराबर। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि दिस शुड बी पाई बाय ए, दिस शुड बी माइनस पाई बाय ए, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेव नंबर जो है ना प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो एटम यानी वाइब्रेट कर सकता है प्लस एक्स डायरेक्शन में भी, माइनस एक्स डायरेक्शन में भी। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव ही होती है। यहाँ पर देखें, ये ओमेगा स्क्वायर था ना लास्ट टाइम जब हमने डेरिवेशन की थी, तो जब हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस और माइनस दोनों। तो हम सिर्फ प्लस वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, ओके? माइनस वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, तो हमें पता चल गया कि ये जो रेंज है वेव नंबर की जो रेंज है, अगर पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए तक हो, तो उस रेंज के अंदर हर हर वेवलेंथ के ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? लेकिन उस रेंज से बाहर फ्रीक्वेंसीज जो है वो दोबारा से रिपीट हो रही हैं, तो हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने कहा था कि एटम्स जो है ना वो रेगुलरली अरेंज अगर होते हैं, तो पूरे एटम्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ग्रुप ऑफ एटम्स को पढ़ लें, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप हमारे पास आई है, तो इसमें हर हर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पूरी रेंज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम एक स्पेसिफिक रेंज को पढ़ लेते हैं, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ये जो वेव नंबर मेरे पास आया है Q इज इक्वल टू पाई बाई ए, तो मैं वो वेवलेंथ मालूम करना चाहती हूँ कि कौन सी वेवलेंथ के ऊपर ये मुझे Q पाई बाई ए के बराबर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला रखती हूँ। इस Q की जगह पे मैं रख देती हूँ पाई बाई ए इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल हो गया और लैम्डा इज इक्वल टू 2a। यानी इसका मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो वेवलेंथ इनफाइनाइट हो रही थी ना, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा वेवलेंथ है और यहाँ पे वेवलेंथ कम होती चली जा रही है।
वेवलेंथ कम होती चली जाती है, वेव नंबर बढ़ता चला जाता है। तो इस जगह पर जब हम जा रहे हैं, तो वेव नंबर बढ़ रहा है और वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ कम करते-करते हम इनफाइनाइट से 2a तक पहुँच जाएँ, और 2a क्या चीज़ है? ये स्पेसिंग है बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के दरमियान स्पेसिंग है व्हिच इज़ नोन एज़ a। तो अगर लैम्ब्डा जो है वो 2a के बराबर हो जाएगा, इस जगह पर लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होगी? इस जगह पर लैम्ब्डा की वैल्यू होगी 2a, और इस जगह पर लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होगी? इस जगह लैम्ब्डा की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। ठीक है? तो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस जगह पे डायग्राम को मैं दोबारा से बना देती हूँ। ये मेरा क्यू है, वेव नंबर, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा फर्स्ट ब्रिलियंट ज़ोन है, और ये आ रहा है पाई बाई ए पे, ये आ रहा है माइनस पाई बाई ए पे, और ये जो है ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4k बाय m, और इस पॉइंट के ऊपर जो लैम्ब्डा है वो लैम्ब्डा है 2a। इस पॉइंट के ऊपर जो है मुझे पता चल गया कि क्यू भी 0 है, डब्ल्यू भी 0 है, और लैम्ब्डा जो है वो इनफाइनाइट है। और इस पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि क्यू जो है वो पाई बाई ए है, डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू मैक्सिमम है विच इज़ इक्वल टू दिस वन, और लैम्ब्डा जो है वो क्या हो गया 2a। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी इसके अंदर कि हम जो है किस तरीके से ये जो हमारा ग्राफ है, इसमें हम ये वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमें पता चल गया कि क्यू जो है वो 0 है, डब्ल्यू 0 है, लैम्ब्डा इनफाइनाइट है, और इस पॉइंट को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? तो ये तो हमें पता चल गया कि किस तरह से करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ब्रिलियंट ज़ोन क्या होता है, तो ये मेरा फर्स्ट ब्रिलियंट ज़ोन है। ठीक है? और एक चीज़ इसके अंदर और रह गई, वो है जनाब पीरियड ऑफ ब्रिलियंट ज़ोन, फर्स्ट ब्रिलियंट ज़ोन, टाइम पीरियड। ठीक है? और वो जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक है, बेसिकली पाई बाई ए माइनस माइनस पाई बाई ए इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए। तो दिस इज दी टाइम, सॉरी टाइम पीरियड नहीं है ये बेसिकली वेव नंबर का पीरियड है। ठीक है? दिस इज द रेंज डेल्टा की। तो हम इसको पीरियड ऑफ ब्रिलियंट जोन कह रहे हैं, यानी रेंज ऑफ ब्रिलियंट जोन। ठीक है? ये समझ में आ गया। चौथी चीज जो है वो इसके अंदर हम इस तरह से निकाल देते हैं, और बस ये एनालिसिस के तरीके हैं। अब हमें यहाँ पर ये बात पता चल गई है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एक्स, तो हम यहाँ से एक रिलेशनशिप होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 2 पाई बाय ओमेगा की। तो अगर आपको ओमेगा यहाँ पर पता चल गया है, ओमेगा मैक्सिमम, तो आपको जो है वो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है? यहाँ पर अगर आपको ओमेगा की वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ से आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी जो है वो पता चल जाएगी। सही है? तो ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पर हमारी हो गई कंप्लीट।